दुनिया में बहुत सारे ऐसे अवैध रिलेशन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुए हैं जो जिसमें क्राइम हुआ है और फिर भी लोग उससे सबक नहीं लेते हैं और ना जाने हर रोज़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अवैध संबंध में कितने ही क्राइम कितने ही लोगों का कत्ल होता है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज़ में ऐसे ही एक कहानी सुन रहे हैं जिसमें खुद कानून के रक्षक जिनको यह पता है कि कोई भी क्राइम जो है छिपता नहीं है और कोई भी कातिल जो है पुलिस से बच नहीं सकता, फिर भी वे लोग क्राइम करते हैं और कानून उनको धर दबोचता है। दरअसल आज की कहानी जो है वह लखनऊ की है। लखनऊ में रहने वाले एक जो है लेडीज़ कांस्टेबल जिसका नाम रुचि सिंह चौहान था, वह बेसिकली यूपी के बिजनौर शहर से की थी और 2022 का समय था, 12 फरवरी का दिन था और वह लखनऊ के ही अर्जुन नगर में इलाका रहता, वहाँ पर वह रूम लेकर के रहती थी और वहीं पर काम करती थी और जो पुलिस लखनऊ का जो पुलिस हेडक्वार्टर ऑफिस रहता उसी में उसकी तैनाती थी और भी जो है अर्जुन नगर में अपना घर लेकर के वहाँ पर रहती थी। सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था। 1 मई का दिन रहता है। 1 मई को जो उसकी भाभी बिजनौर से उसको कॉल करती है, शाम का समय था, लेकिन जो है वह ट्रैफिक में रहती है ऑटो में, तो वो अपनी भाभी को यह कहती है कि मैं घर पहुंच के आराम से कॉल करती हूं और आपसे बात करती हूं। भाभी बोलती है ठीक है और उसके बाद फिर काफ़ी समय बीत जाता है। रुचि की तरफ से भाभी को फ़ोन नहीं आता। फिर भाभी अपनी तरफ से 1-2 घंटा के बाद फ़ोन करती है। रुचि का फ़ोन जो है स्विच ऑफ आ रहा था। फिर वह सोचती है कि शायद बैटरी ख़त्म हो गया होगा, ऑफिस से आई है, थक गई होगी, तो शायद कहीं नींद लग गया होगा। उसके बाद फिर रात में भी भाभी सोने का पहले उसको कॉल की। उस समय भी रुचि सिंह चौहान का जो फ़ोन है वह लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद भाभी सो जाती है। सुबह उठती है, रुचि सिंह चौहान की जो भाभी रहती है उसके मोबाइल में कोई भी मिस कॉल या रात को भी कोई कॉल नहीं आया। तब उनके मन में थोड़ा सा डाउट होता है। फिर वह रुचि के फ़ोन में जो है लखनऊ में जो रहती है उनको फ़ोन करती है, लेकिन उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद थक हार करके वह उनको याद आया कि रुचि की एक दोस्त है जो कि उसी लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात है, उसको फ़ोन करती है। जब रुचि की भाभी जो उसकी सहेली को फ़ोन करती है तो उसको सहेली फ़ोन उठाती है और यह बोलती है कि जो है रुचि तो खुद ड्यूटी पर नहीं आई है, आज संडे है। आमतौर पर जो 13 फरवरी का दिन था वह संडे का दिन था और संडे को छुट्टी रहता था, लेकिन उस दिन कुछ स्पेशल ड्यूटी में कुछ लोगों को लगाया गया था जिसमें रुचि भी थी और जिसके कारण उसका ड्यूटी था। उसकी सहेली यही बोलती है रुचि की भाभी को कि आज संडे होने के बावजूद हम लोग का ड्यूटी था और मैं ड्यूटी पर आई हुई हूँ। रुचि को भी आना था लेकिन अभी तक वह आई नहीं। उसकी भाभी सारी बात बताती कि मैं कल से उसको फ़ोन कर रही हूँ काफ़ी दफ़ा और सुबह में भी हमने फ़ोन किया, लेकिन वह उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। रुचि की सहेली यही बोलती है कि ठीक है भाभी, मैं अभी ड्यूटी में हूँ और ड्यूटी ख़त्म होते ही मैं अभी कॉल भी करती हूँ और बाकायदा जब छुट्टी होगी उसके बाद मैं उसका जो रूम है अर्जुन नगर में और उसके घर पर भी जाती हूँ। उसकी भाभी बोलती है ठीक है। इसके बाद समय बीतता है, शाम होता है और उसकी सहेली जो है ड्यूटी ख़त्म होने के बाद रुचि को उसी अर्जुन नगर इलाके में जो रूम उसने रेंट पर लिया था जहाँ पर वह अकेले रहा करती थी, उस घर पर पहुंचती है। घर पर जो है ताला लगा हुआ था और वहाँ पर जो मकान मालिक यह बोला कि वह तो कल से ही नहीं आई है और रात भर कोई था नहीं। और मकान मालिक ये भी बोलता है कि सैटरडे को वो अक्सर अपने घर बिजनौर यूपी चल जाया करती थी, तो शायद वह वहाँ तो नहीं गई है। फिर जो रुचि की सहेली रहती है वह बताती है कि नहीं, वहाँ नहीं गई है। उसकी भाभी खुद बिजनौर से कॉल करके उसके बारे में जानकारी लेना चाह रही है। तो मकान मालिक ने लेकिन इतना ही इन्फॉर्मेशन रुचि के सहेली को दिया कि रुचि रात भर नहीं आई थी, यानी वो कल से ही जो सुबह ड्यूटी निकली थी उसके बाद से वो आई नहीं। अब यही बात जो है रुचि बिजनौर में उसकी भाभी को फ़ोन करके इन्फॉर्म करती है कि रुचि का जो है कल से ही अता पता नहीं है। और फिर थक हार करके रुचि के जो घर वाले रहते हैं यूपी के बिजनौर से यहाँ पर लखनऊ आ जाते हैं और लखनऊ में उसका जो है छानबीन करते हैं, पता करते हैं। और इसी बीच जो है जो रुचि की सहेली रहती है वह रुचि का एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर गुमशुदगी के रूप में डाल देती है और
और वह वीडियो और वह फ़ोटो वायरल भी हो जाता है, क्योंकि वह खुद एक पुलिस महकमे की कांस्टेबल थी और लखनऊ के हेडक्वार्टर में पदस्थापित थी। तो जो है वह वीडियो यूपी में वायरल भी हो जाता है, और इसको जब यह वीडियो या फ़ोटो पुलिस के वरीय अधिकारी तक भी पहुंचता है तो वे लोग काफ़ी गुस्सा होते हैं रुचि के उस सहेली पर, क्योंकि इससे जो है पुलिस का एक छवि जनता में एक गलत तरह का जा रहा था कि वो अपने ही कांस्टेबल, गुमशुदा कांस्टेबल को नहीं ढूंढ पा रही है और उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो इसके लिए रुचि के सहेली को काफ़ी सुनना पड़ा था। बहरहाल उसके बाद परिवार जो है लखनऊ आ जाने के बाद वे लोग भी अपनी तरफ से छानबीन करते हैं, सीनियर इंस्पेक्टरों से भी मिलते हैं, लेकिन जो है कोई असर नहीं होता। वक्त बीतते जाता है और उसके बाद फिर जो है रुचि के घर वाले लखनऊ के उसी पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर था, जहाँ पर वह तैनात थी, वहाँ पर उसका कंप्लेन लिखाते हैं उसकी गुमशुदगी का। और बहरहाल जैसा कि पुलिस इस तरह के केसेस में जो बालिग रहते हैं, 18 साल से जो ज़्यादा उम्र रहता है, उस तरह के केसेस में जल्दी गुमशुदगी के केस में सीरियस नहीं होते। इस केस में भी वैसे ही हुआ। पुलिस रिपोर्ट लिख करके अपने ही डिपार्ट के एक महिला कांस्टेबल का जो है गुमशुदगी का रिपोर्ट लिख करके आराम से बैठ जाते हैं, कोई उतना खास इन्वेस्टिगेशन करते नहीं है। वक्त बीतते जाता है और 12 फरवरी को रुचि गुमशुदा हुई थी। लगभग 17 फरवरी आ जाता है और दिन का ही समय था, 10 से 11 बजे का। तभी पुलिस कंट्रोल रूम में 100 नंबर पर किसी ने कॉल करके यह जानकारी दिया कि जो उसी लखनऊ का जहां पुलिस हेडक्वार्टर है, उससे कुछ दूरी पर जो इलाका लगता है, उसी इलाके में एक जो नहर है, नाला है बड़ा सा, वहां पर एक लाश देखी गई है। पुलिस को जब 100 नंबर पर जानकारी मिलती है, पुलिस वहां पहुंचती है और उस नाले से उस शव को बरामद करती है और बरामद करने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और खुद देखिए, एक पुलिस महकमे का ये एक लेडीज़ कांस्टेबल गुमशुदा है, उसका भी रिपोर्ट लिख करके पुलिस उतना सीरियस नहीं होती है, ना ही उसका कॉल डिटेल्स, ना ही उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करती है कि ताकि उसको ट्रैक किया जा सके। दूसरी तरफ जो लाश मिलती है उसका भी पुलिस एक लावारिस लाश का केस बना करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उस लाश का भी शिनाख्त करने का प्रयास, कोशिश नहीं करती है। और समय बीतते जाता है और 19 तारीख आ जाता है और रुचि के परिवार वाले उसी लखनऊ में थे और रुचि के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे थे, क्योंकि सभी लोग परेशान थे। अचानक उसकी गुमशुदगी से सारे लोग जो है डिस्टर्ब हो गए थे और इसीलिए वो लोग यूपी का बिजनौर छोड़ करके अपना लखनऊ आ गए थे। और वहाँ पर कंप्लेन लिखाने के बावजूद भी अपने से वे लोग जो है कोशिश कर रहे थे कि रुचि खोजा जा सके। उसके बाद जब वे जहाँ पर वो लवारिस लाश का केस आया था, जहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ था, तो वहीं पर एक जो है कांस्टेबल रहता है जो रुचि को अच्छी तरह से जानता था और उसके माता पिता वहाँ पर आकर के रुचि का खोज खबर ले रहे थे, जानकारी उसके बारे में प्राप्त कर रहे थे। तो काफ़ी दफ़ा वे रुचि के परिवार वाले लोग थाना गए थे, तो इसलिए वह कांस्टेबल जान गया था और तभी वह कांस्टेबल उस परिवार वालों को यह बताता है कि 2 दिन पहले एक लवारिस लाश मिली है और वह पोस्टमार्टम हाउस में आप चल कर के देख लीजिए। और यह बताता है कि ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि वो रुचि की है या फिर किसका है, लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिए कि कहीं वह शायद रुचि तो नहीं है। काफ़ी बोलने के बाद पहले तो रुचि के घर वाले रेडी नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो लोग का ये सोचना था कि वह हमारी बेटी कैसे हो सकती है। हमारी बेटी तो अभी कुछ दिन पहले ड्यूटी कर रही थी, सब चीज़ ठीक ठाक था, हम लोगों से बात करती थी, तो ऐसा कोई किसी के साथ कोई झगड़ा या फिर उस तरह का कोई उसका कोई दुश्मन भी नहीं था। तो लेकिन कांस्टेबल के 2-3 दफ़ा कहने के बाद जो है उसके परिवार वाले लोग पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं, मॉर्चरी हाउस, उस सरकारी हॉस्पिटल में। उसके बाद उस लाश को देखते हैं और देखते ही वे लोग की चीखें निकल जाती है। दरअसल वह लाश तो लगभग सड़ चुका था, लेकिन उसके ऊपर जो कपड़े और जो उसके हाथों में जो अंगूठी वगैरह था वह रुचि के ही थे और उसी से वे लोग पहचान कर लेते हैं। और लाश को देखने के बाद वे लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। तो इससे साबित हो जाता है कि जो लाश उस नाले से बरामद हुई है 2 दिन पहले, वह रुचि सिंह चौहान का ही था, जो कि लखनऊ पुलिस की मुलाजिम थी। लाश का शिनाख्त हो जाने के बाद तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही आता है कि जो है उस
जो जिसका डेड बॉडी पुलिस को मिला था, उसका मौत जो है गला घोटने से हुआ है और गला घोटने के बाद उसको उसी नाले में जो है फेंक दिया गया। ये सारी बातें जो है लखनऊ के न्यूज़पेपर और टीवी में आने लगती है कि अब नहीं यूपी पुलिस की जो महिला कांस्टेबल, ना ही उसका गुमशुदगी का पुलिस पता लगा पा रही है पिछले 10 दिनों से। इधर जो है लवारिस लाश मिली, उसके लाश मिलने के बाद जो है उसका शिनाख्त भी हो गया। वही लाश जो है रुचि सिंह चौहान की है, जो कि लखनऊ के पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात थी और पुलिस उसके कातिलों को नहीं पकड़ पा रही है। जब अपने ही मुलाजिम का वह रक्षा नहीं कर पा रही, अपने ही मुलाजिम का जो है केस सॉल्व नहीं कर पा रही है, तो आम जनता का क्या केस सॉल्व करेगी। तो इस सब को लेकर के न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर में यूपी पुलिस का काफ़ी फजीयत होने लगा और तभी जो है पुलिस इस मामले को, रुचि सिंह चौहान के मामले को सीरियस लेती है और लाश के पास जो कपड़े मिले थे जिससे उसके माता पिता लोग शिनाख्त किए थे कि वह रुचि की है, और एक फ़ोन भी लाश के साथ मिला था और पुलिस वह फ़ोन जो है रुचि सिंह चौहान का था। उस फ़ोन का कॉल डिटेल्स पुलिस निकालती है तो पता चलता है कि उस नंबर पर तो बाकी सब तो घर का नंबर था, लेकिन एक नंबर ऐसा था जिस पे सबसे ज़्यादा बात होती थी। और जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो टाइमिंग कत्ल का बताया गया था, उस टाइमिंग उस मरने के पहले सबसे लास्ट कॉल भी उसी नंबर पर जो गया था। तो पुलिस अब उस नंबर के बारे में पता करने लगती है, उस नंबर का सारा डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि वह नंबर जो है प्रतापगढ़ के एक तहसीलदार की है। पुलिस का एक टीम जो है तहसीलदार के पास पहुंचती है प्रतापगढ़ और फिर जो उस प्रतापगढ़ के तहसीलदार से पूछताछ करती है। शुरू में तो तहसीलदार साहब थोड़ा बहुत पुलिस को गुमराह करने का कोशिश करते हैं, लेकिन जब रुचि से लगातार इतनी बात और काफ़ी घंटों बात होती थी तहसीलदार साहब की, तो इस चीज़ का जब वह क्लेरिफाई पुलिस को नहीं कर पाते हैं कि क्या रिलेशन था, किस कारण से आपकी बात जो है रुचि सिंह चौहान से होती थी, आप यहाँ प्रतापगढ़ में, वो वहाँ लखनऊ में, तो ऐसा क्या रिलेशन, ऐसी क्या बातें थी कि आप लोगों के इतने बीच में इतना बात होता है। तो पुलिस जो लखनऊ से प्रतापगढ़ गई थी उस तहसीलदार के पास, उसको जब उसने कॉल डिटेल सारा दिखाया, इतना लंबा बात होता, उसके पास जो है वो सारे प्रमाण रखे, तो तहसीलदार साहब जो है ज़्यादा पुलिस को गुमराह नहीं कर सके और फिर मुँह खोल देते हैं। मुँह खोलने के बाद वह एक कहानी सुनाते हैं और दरअसल यह कहानी 3 साल पहले से शुरू होती है। 2019 में जो है रुचि सिंह चौहान जिस लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात थी, वहीं पर एक नीरज सिंह करके भी एक कांस्टेबल था, वहीं पर उसका जो है उसकी भी वहीं पर तैनाती थी। दोनों के बीच दोस्ती हो जाता है। वह भी नीरज भी जो था वह भी बिजनौर का ही था, तो धीरे धीरे इन लोगों में दोस्ती और प्यार हो जाता है। उसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि शादी करेंगे। घर वालों की रजामंदी, दोनों के घर वालों की रजामंदी से लोग शादी भी कर लेते हैं 2009 में। वक्त बीतता है, लेकिन धीरे धीरे अब इन लोगों के बीच जो प्यार हुआ था 2019 में और उसके बाद फिर 2019 में ये लोग शादी जो किए थे, उस समय सब चीज़ ठीक ठाक चला था। इन लोगों के बीच में जो प्यार, जो मोहब्बत था वह बरकरार था। लेकिन धीरे धीरे नीरज और रुचि का जो है बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा और इसके बाद फिर वे लोग, रुचि जो है डिसाइड करती है कि वह नीरज से डाइवोर्स चाहती है। नीरज ने भी इसका अगेंस्ट नहीं हुआ। वह बोला कि ठीक है, तुम्हारा अगर मन मेरे साथ नहीं है रहने का तो तुम आज़ाद हो। वह भी खुशी खुशी जो है रुचि को डाइवोर्स दे देता है और रुचि तलाक ले लेती है। दरअसल सबसे बड़ी बात जो है, नीरज और जो रुचि थी, उस समय रुचि का जो है रिलेशन तहसीलदार साहब से बढ़ गया था और यह बात जो है रुचि के पति, उस जो यूपी पुलिस में वह खुद भी कांस्टेबल था, उस नीरज को भी पता चल जाता और इसी बात को लेकर के रुचि और नीरज के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा था। इस रिलेशन को लेकर के नीरज ने काफ़ी दफ़ा रुचि को समझाया भी था, लेकिन रुचि जो समझने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए जब रुचि ने एक बार ही नीरज को कहा कि वह डाइवोर्स तुमसे चाहती है, तो नीरज ने इसका अगेंस्ट नहीं किया। वह उसको खुशी खुशी जो है डाइवोर्स दे दिया कि तुम अगर मेरे साथ नहीं खुश हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारा जहाँ इच्छा है, जिसके पास इच्छा है, तुम जा सकती। और समय बीतते जाता है। इधर जिस तहसीलदार से रुचि का रिलेशन था, उसकी पत्नी को भी रुचि और उस तहसीलदार के रिलेशन के बारे में पता चल जाता है और कुछ समय के बाद जो है बीवी
को जब पता चलता है कि उसके पति का जो है किसी गैर औरत के साथ नाजायज़ संबंध है, तो अपने पति को समझाती है, उसके ऊपर दबाव बनाती है कि तुम किसी तरह से रुचि से रिलेशन तोड़ो, नहीं तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, तुम्हारे अगेंस्ट जो है थाने में कंप्लेन कर दूंगी। तो अब तहसीलदार साहब जो प्रतापगढ़ के, उनका इज्जत का सवाल था, और जब उनके ऊपर जब बीबी का दबाव बढ़ने लगा रुचि को छोड़ने के लिए, तो वो रुचि से दूरियां बनाने लगे, और जब दूरियां बनाने लगे, उसका फ़ोन कॉल कम अटेंड करने लगे, तो रुचि को कहीं ना कहीं यह डाउट होने लगा कि जो है तहसीलदार साहब अब मेरे से दूरी बना रहे हैं मेरा कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं। जब यही सब बात को लेकर के जब वह तहसीलदार के सामने बात छेड़ती है, बोलती है कि तुम मेरे से अलग अलग रहने लगे हो, मेरे कॉल नहीं रिसीव कर रहे हो। तहसीलदार साहब यही बोलते हैं कि मेरी पत्नी और बाल बच्चे हैं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ और तुम मेरा पीछा छोड़ दो। उसके बाद जो है रुचि मानती नहीं है, बोलती है कि तुमने बात पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं सोचा, तुम्हारे चलते ही मैंने नीरज को छोड़ा, तुम्हारे ही कहने पर मैंने नीरज से डाइवोर्स लिया। दरअसल तहसीलदार के ही कहने पर नीरज से रुचि ने डाइवोर्स लिया था, और जब तहसीलदार ने जब रुचि को कहा कि तुम नीरज को छोड़ दो, तो नीरज ने छोड़ दिया। लेकिन जब रुचि की बारी आई, जब रुचि के कारण उनके पत्नी को दिक्कत होने लगा, तो पत्नी ने कहा रुचि को छोड़ दो, तो तहसीलदार साहब रुचि को छोड़ने लगे, और उस जो शादी करने का जो रुचि से वादा किए थे तुम नीरज को छोड़ने के बाद, उस बात से वो मुकरने लगे। लेकिन जो रुचि है वह छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी, और इसी के कारण जो है तहसीलदार साहब एक प्लान बनाते हैं और 12 फरवरी को लखनऊ के लिए निकलते हैं उस वारदात को अंजाम देने के लिए जिसका वह प्लान बना चुके थे। एक दोस्त को साथ में लेकर के वे लोग 4 व्हीलर में निकलते हैं, लखनऊ हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, और उसी समय जो है रुचि ड्यूटी पर ही थी। हेडक्वार्टर के बाहर जो है चाय का ठेला वगैरह लगता है, और तभी वहाँ से वह फ़ोन करते रुचि को। रुचि आती है और तहसीलदार साहब, उनका एक दोस्त और रुचि कार में बैठ करते हैं, और बात फिर होती है कि किस तरह से जो है कब शादी करेंगे तहसीलदार साहब, वह बात छेड़ते हैं। और तो इसी बीच में वह चाय मंगाते हैं और तीनों लोग चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद जो है रुचि को नींद आने लगता है, नशा लगने लगता है, और वह गाड़ी में ही बेहोश हो जाती है। दरअसल उस चाय में पहले से ही कुछ नशे का गोली डाल दिया गया था, और चाय मंगाना और चाय पीना जस्ट एक रुचि को बेहोश तहसीलदार साहब के प्लान का हिस्सा था कहे तो। उसके बाद पीते ही रुचि बेहोश हो जाती है। वे लोग फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी दूर 1.5-2 किलोमीटर जाने के बाद एक सुनसान रास्ता आता है, और वहीं पर एक नल्ला रहता है, और वहीं पर जो है रुचि का गाड़ी में ही वे लोग गमछा से उसका गला घोट करके जान ले लेते हैं, और उसी नाले के पास उसकी लाश को फेंक देते हैं, और वापस जो है तहसीलदार साहब प्रतापगढ़ आ जाते हैं। तहसीलदार साहब जब ये सारा कहानी पुलिस को बताते हैं, तो पुलिस उस नाले के पास का जो है तहसीलदार साहब का फ़ोन लोकेशन, कॉल डिटेल्स, और वह शख्स जो तहसीलदार साहब का दोस्त है जिसने कत्ल में तहसीलदार साहब का मदद किया था, उन सबको गिरफ्तार करती है और सबको पकड़ती है। लेकिन इसी इन्वेस्टिगेशन, इसी पूछताछ में तहसीलदार साहब ने एक बहुत ही अजीबोगरीब बयान दिया था। एक अजीब बयान दिया था कि जिस रात वह लखनऊ के लिए अपने प्लान यानी रुचि का ठिकाना लगाने के लिए निकल रहे थे, उस रात उनकी बीवी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो तहसीलदार साहब ये बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे ही एक काम के लिए। उनकी बीवी जो है समझ जाती है। वह यही बोलती है कि ठीक है, आप रुचि से मिलने जा रहे हैं, जिस काम से जा रहे हैं उस काम को करके आइएगा। यानी पुलिस इस बयान, जब वो तहसीलदार साहब पुलिस के पास यह बयान देते हैं, तो पुलिस समझ जाती है कि तहसीलदार साहब की जो पत्नी है, उनको मालूम था कि तहसीलदार साहब उस रात रुचि का कत्ल करने जा रहे हैं, उस कत्ल की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो पुलिस जो है उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार करती है, क्योंकि उनको मालूम था कि तहसीलदार जो उनके पति हैं वह रुचि का कत्ल करने जा रहे हैं। इसलिए जब मालूम है तो वह उस कत्ल में समान की भागीदारी है। इसलिए पुलिस पति पत्नी और तहसीलदार साहब के जो दोस्त रहते हैं, जिसको वह उस दिन रात में गाड़ी में साथ लेकर के आए थे, उन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें जो खुद कानून के रक्षक हैं वही इस अवैध संबंध के चक्कर में फंस करके, एक तहसीलदार साहब जिनका परिवार ख़त्म हो गया, दूसरी तरफ रुचि एक नई नवेली लड़की जो अभी पूरा उसका जीवन बाकी था और अपना जीवन वह ख़त्म कर लेती है। आज की कहानी से ही सीख मिलती है कि अवैध संबंध
कभी भी सक्सेस नहीं होता है और अवैध संबंध में अक्सर जो है क्राइम होता ही है। आप खुद सोच लिए आज ही का जो यह कहानी है, इसमें तीनों कानून के रक्षक और कानून के मुलाजिम, लेकिन अंत में उन्होंने भी ये क्राइम किया, जबकि उनको यह पता था कि क्राइम कितने भी शातिर तरीके से वे लोग करेंगे पकड़े ही जाएंगे। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।